यह लड़का बस एक बेफिक्र और रॉयल लाइफ एंजॉय कर रहा है। रोज बढ़िया खाना खाता है और हॉट मेट्स के साथ नहाता है, और उसे ये भी पता नहीं कि वो आखिर है कहाँ। तभी एक पल ऐसा आता है जब एक मेड नॉर्मली उसकी फैमिली का नाम पलासियो बोलती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो साइकेडेलिया नाम के एक गेम की दुनिया में पहुंच गया है जिसे वो पहले खेला करता था। इस पूरी दुनिया का 5 महापापों की वजह से खत्म होना तय है, और वो एक सबसे घटिया रॉयल फैमिली के तीसरे बेटे की बॉडी में आ गया है। उसके बड़े भाई ऐसे घटिया लोग हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, और इस पूरी फैमिली का सबसे पहले खत्म होना तय है। बिस्तर पर लेटे हुए वो अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस जाने की भीख मांगता है, क्योंकि उसे 10 साल में मर जाने वाली इस आरामदायक लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। वो रोता है और सोचता है कि उसकी अभी की सिचुएशन 6 महीने की रुकी हुई सैलरी से भी ज्यादा खराब है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में बिना किसी स्पेशल पावर वाले कैरेक्टर के रूप में फंसकर हमारा लड़का खुद को बेकार महसूस करता है, जब तक कि उसे एक आइडिया नहीं आता। चूंकि उसे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसे एहसास होता है कि शायद वो इसे बदल सकता है। बर्बादी के पीछे की मेन वजहों को खत्म करने के लिए एलन अपनी शांति वाली रॉयल लाइफ की खातिर उन 5 महापापों को सुधारने का फैसला करता है। फिलहाल ये पाप अभी सिर्फ बच्चे हैं। 2 महीने बाद हमारे हीरो ने एक ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर से कुछ अनाथ बच्चों को सक्सेसफुली बचा लिया था। उसने ये काम इवान की मदद से किया, जो एक नाइट है जिसे उसने हाल ही में हायर किया था। इवान रिपोर्ट देता है कि उसने अनाथालय का मैनेजमेंट यूटिया नाम की एक लड़की को सौंप दिया है। हमारा हीरो सिर हिलाकर एग्री करता है। उसे लगता है कि इवान को इस काम के लिए चुनकर उसने सही चॉइस की है, क्योंकि वो नाइट ऐसे काम हैंडल करने में काफी एक्सपर्ट है। हालांकि एलन को फेस पर एक्सप्रेशन लाने में दिक्कत होती है, जिससे इवान कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि जो उसने अभी सुना क्या वो तारीफ थी। हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि वो बस अपने चेहरे की मसल्स को हिला नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि इवान साइकेडेलिया की दुनिया में एक कीमती हीरा है, क्योंकि आसपास के धोखों के बावजूद वो ईमानदार और वफादार रहा, इसीलिए हमारे हीरो ने उसे मिलते ही हायर कर लिया था। रिपोर्ट पर वापस आते हुए इवान कहता है कि उसे भेजने का इकलौता मकसद यूटिया को बचाना था। एलन जब इसे कंफर्म करता है तो इवान कहता है कि वो लड़की बहुत अलग है। एक मर्सनरी के तौर पर अपने एक्सपीरियंस से नाइट बता सकता है कि यूटिया कोई मामूली बच्ची नहीं है। वो काफी स्ट्रांग लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने कैद होना इतनी आसानी से कैसे मान लिया। वो जानना चाहता है कि हमारा लड़का उसे हवेली वापस क्यों नहीं लाया। एलन उसकी बात मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उसकी पावर का इस्तेमाल करने के बजाय शायद ऐसा लगे कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। असल में उसे अनाथालय में रखना उसके प्लान का हिस्सा है। यूटिया ब्लडिया एक ऐसे खानदान की मेंबर है जो किसी अजीब दूसरी दुनिया के जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पावर का इस्तेमाल करते हैं। उसकी किस्मत में 5 महापापों में से क्रोध का पाप बनना लिखा है, जो आगे चलकर एक मॉन्स्टर के रूप में लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगी। हालांकि एलन का मानना है कि अगर वो शांति से बड़ी होगी तो वो ऐसी नहीं बनेगी। वो उसे वहां छोड़ने का बहाना बनाता है और कहता है कि उसे लाने का ये सही समय नहीं है। ये सुनकर इवान हैरान रह जाता है। हमारा हीरो आगे कहता है कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। फिर वो इवान को यूटिया को देने के लिए एक हाथ से लिखी चिट्ठी देता है। एलन ने ये चिट्ठी उसे शांत करने के लिए लिखी है, क्योंकि वो जानता है कि वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के सदमे से गुजरी है। बाद में जब इवान हवेली से चला जाता है तो हमारा हीरो उस चिट्ठी के बारे में सोचता है। भले ही वो ऊपर से दिलासा देने के लिए थी, लेकिन असल में उसने उसमें एक मंत्र लिखा था जिसे उसने गेम में दर्जनों बार सुना था। उसके हिसाब से आर्कबिशप के मुताबिक इसका इस्तेमाल ब्लड क्लैन से दोस्ती करने के लिए किया जा सकता है। हमारे लड़के ने गेम में रात को शांत करने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब हमारे हीरो को लगता है कि शायद अभी इतनी देर नहीं हुई है। बर्बादी के 5 खतरों में से एक को हटाने के बाद वो काफी रिलैक्स महसूस कर रहा है। हालांकि उसे ये बात फनी लगती है कि सिर्फ एक सेंटेंस किसी को मॉन्स्टर का दोस्त बना सकता है। उसका मानना है कि कट्टरपंथ की दुनिया वाले लोगों की सोच का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी बीच यूटिया ने वो चिट्ठी पढ़ ली है और उसके अंदर से निकलने वाली जादुई पावर बहुत ही खतरनाक है। उसे समझ आ गया है कि जिसने उसे चिट्ठी लिखी है वो एलन है, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने यूटिया को अपने पास नहीं बुलाया। वो एक जानलेवा ऑरा छोड़ती है, और हैरानी की बात है कि विजुअलाइजेशन मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है, जो आमतौर पर सिर्फ मास्टर लेवल के लोग ही कर सकते हैं। अचानक उसे हमारे लड़के की वो बात याद आती है कि अभी मिलने का सही समय नहीं है, और वो बहाना अजीब तरीके से काम कर जाता है। यूटिया उस लाइन का मतलब समझते हुए शांत हो जाती है और इसे एक ऐसा वादा मानती है जिसे सिर्फ उसका मास्टर यानी एलन ही समझ सकता है। यूटिया क्रोध का पाप है और ब्लड क्लैन की बेटी है, जिसे यूटिया ब्लडी क्वीन कहा जाता है। दूसरी तरफ एलन को लगता है कि उसने अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ा और बढ़ा लिया है। उसे तो ऐसा भी लगता है कि आसमान में चमकता चांद भी उसे चीयर कर रहा है। अब हमारा हीरो अपने अगले टारगेट पर काम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब एलन तीसरे बॉस की लोकेशन के बारे में कोई सुराग ढूंढने में बिजी था,
तभी किताबों का एक ढेर उसके ऊपर गिर जाता है। ठीक उसी वक्त इवान वहां आता है और रिपोर्ट देता है कि उसने ऑर्डर के मुताबिक दूसरे बच्चे को भेज दिया है। हमारे हीरो की मेन चिंता यह है कि क्या नाइट ने बच्चे के साथ प्यार से बर्ताव किया। इवान सिर हिलाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाता, स्टडी रूम का दरवाजा टूट जाता है। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि दूसरा भाई टोनियो पलासियो है। वो हमारे लड़के का मजाक उड़ाता है कि अनपढ़ होने के बावजूद वो किताबें पढ़ रहा है, लेकिन एलन टोनियो के इंसल्ट पर चुप रहता है। हमारा हीरो इस बर्ताव से इतना चिढ़ जाता है कि वो सोचने लगता है कि असली एलन ऐसे कैसे रहता था। हालांकि वह पलटकर लड़ना चाहता है, लेकिन वो घुटने टेककर वहां से जाना ही ठीक समझता है। टोनियो उसके इस दबे हुए बिहेवियर से बहुत खुश होता है, पर उसी पल एक खंजर उसे लगने ही वाला होता है। इसे एलन के सबसे बड़े भाई लियो पलासियो ने फेंका है। अब दोनों भाई एक दूसरे को जान से मारने वाली नजर से देखते हैं और एक दूसरे की बदबू का मजाक उड़ाते हैं। गेम में पलासियो फैमिली के मेंबर्स बस छोटे मोटे कैरेक्टर थे जो जल्दी गायब हो जाते थे, फिर भी उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। इसीलिए एलन ने अपने भाइयों के बीच पड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि वे फैमिली हेड की पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। एक अंडरवर्ल्ड बॉस है जिसे प्रोस्टिट्यूशन किंग कहा जाता है, और दूसरा ड्रग लॉर्ड है जो एक बहुत बड़ा कार्टेल चलाता है। जैसे ही दोनों भाई स्टडी रूम में लड़ना शुरू करते हैं, एलन और इवान कमरे से भाग जाते हैं। हमारा लड़का एक बेकार नाजायज बेटा बनकर अपनी लाइफ खुशी खुशी जीना चाहता है। आखिर में वे एलन के कमरे में वापस आते हैं, जहां इवान रिपोर्ट देता है कि दूसरा बच्चा भी कोई मामूली बच्चा नहीं लगता। हमारे हीरो की बेवकूफ़ी भरी हरकतें देखकर इवान कंफ्यूज है और सोचता है कि एलन जैसा इंसान बच्चों को बचाने के लिए सीक्रेट ह्यूमन मार्केट और इलीगल स्लेव ट्रेड का पता कैसे लगा सकता है। नाइट की नज़र में हमारा लड़का ऐसा है जो खुद का ख्याल तक नहीं रख सकता। उसे एलन इस बात पर अजीब लगता है कि उसने इस दूसरे बच्चे को भी अनाथालय भेज दिया। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि ये बच्चे सिर्फ मामूली बच्चों से बढ़कर नहीं हैं, बल्कि वे तो दुनिया के लिए ये बच्चे तबाही का लेवल हैं। एलाइट किंगडम कई देशों से मिलकर बना है और दूसरा बच्चा कालियन किंगडम के इलीगल स्लेव मार्केट में मिला था। ये बच्चा साइकेडेलिया का दूसरा बॉस है, डियास मेलन। गुलाम के तौर पर बेचे जाने और अलग अलग जगहों पर टॉर्चर सहने के बाद वो आखिर में आलस का पाप बन गया और उसने किंगडम्स को बहुत ही खौफनाक तरीके से खत्म कर दिया। गेम का ये हिस्सा ऐसा था जहां ज्यादातर प्लेयर्स उसकी क्रूरता से डर जाते थे। असल में आलस का पाप एक मेहनती इंसान है जो अपने साथ हुई हर बात का बदला सूद समेत चुकाता है। इसीलिए हमारे लड़के ने इवान को उसे प्यार से ट्रीट करने के लिए कहा था। एलन वही बहाना फिर से देता है कि अभी सही समय नहीं आया है। चाय पीते समय उसके हाथ कांप रहे हैं। इवान को इस जवाब की उम्मीद थी, लेकिन वो सोचता है कि क्या यूटिया को भेजी गई चिट्ठी इस दूसरे बच्चे के बारे में थी। हमारा हीरो इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि उसने यूटिया से जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी रोज की बातें भी उसमें लिखी थीं। इसके अलावा उसने यूटिया से उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए भी कहा जो वो भेज रहा था। अनाथालय में डियास दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा नहीं खेलता। बाद में उसी रात यूटिया उसके पास जाती है और देखती है कि वो कितना टूटा हुआ है। हैरानी की बात है कि वो उस चीज के बारे में बात करती है जिसने डियास की बॉडी पर निशान छोड़े थे, यानी ब्लैक गोट। वो अचानक उसे ग्रेट मून द्वारा चुने जाने पर बधाई देती है। एक चुने हुए इंसान के तौर पर वो उसे अपनी मिली हुई पावर को महसूस करने और जो उसका है उसे बाहर निकालने की सलाह देती है। वो इस बात पर जोर देती है कि अगर वो वफादारी दिखाए और सिर्फ उस इंसान की बात माने तो उसे अपना बदला जरूर मिलेगा। उसकी बातों के असर में आकर डियास के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। चांद की रोशनी में एलन की चिट्ठी पकड़कर यूटिया जवाब भेजने का फैसला करती है। अगले दिन हमारा लड़का फिर से स्टडी रूम में तीसरे बॉस को ढूंढने में बिजी है। अचानक इवान बुरी खबर लेकर अंदर आता है। एलन के दूसरे भाई की अभी मौत हो गई है। टोनियो का इतनी जल्दी मरना काफी अनपेक्षित है। बाद में हमारा हीरो फ्यूनरल में शामिल होता है, जहां चौंकाने वाली बात यह है कि उसका अपना बाप दोनों तरफ औरतों के साथ मौजूद है। ये पूरी तरह से तमाशा है और एलन को ये पागलपन लगता है कि एक फ्यूनरल में ड्रग्स और औरतें मौजूद हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि उसे टोनियो की मौत एक एक्सीडेंटल गिरने की वजह से होना अजीब लगता है। वो सोचता है कि क्या कहानी की सेटिंग्स बदल गई हैं, क्योंकि गेम में बड़े भाई ने जायदाद की लड़ाई के सालों बाद दूसरे भाई को मारा था। अब लियो इस अनपेक्षित बोनस से बस खुश है। हालांकि एलन को लियो या उसके सपोर्टर्स पर शक है, लेकिन वो इसे छोड़कर 5 महापापों की प्रॉब्लम पर फोकस करता है। आखिरकार 1 साल गुजर जाता है। उत्तराधिकार का मुद्दा सुलझ गया है। लियो ने ड्रग बिजनेस संभाल लिया है और फैमिली एस्टेट में अब शांति है। इस बीच चिट्ठियों के जरिए एलन की यूटिया से जान पहचान और बढ़ गई है। उसका मानना है कि धीरे धीरे ये जान पहचान बढ़ाना आगे चलकर उसके काम आएगा। यूटिया अपने दोस्तों के बारे में लिखती है। यूना छुपम छुपाई में अच्छी है। रेडॉन को वॉर गेम्स पसंद है और डियास को कठपुतली का खेल अच्छा लगता है। यह पढ़कर एलन कहता है कि वे बच्चे कितने अच्छे हैं। वो चिट्ठियों से ये भी नोटिस करता है कि स्पॉन्सरशिप लिस्ट फिर से बढ़ गई है।
उसे ये अजीब लगता है कि इतने छोटे अनाथालय में इतने सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, लेकिन इवान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी नाइट को कुछ याद आता है जिसे यंग मास्टर ढूंढ रहे थे। इन्फॉर्मेशन गिल्ड की मदद से उसे एक सुराग मिला है। हमारे लड़के को तसल्ली मिलती है। वो सोचता है कि ये पक्का तीसरे बॉस के बारे में कोई प्राचीन किताब होगी। वो उस बच्चे को भी ढूंढने के लिए एक्साइटेड है और उसे शाम काफी सुकून भरी लगती है। हालांकि उसी रात लोग मारे जा रहे हैं। मार्गो नाम के एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर दो आदमी बात कर रहे हैं कि पलासियो फैमिली का बड़ा भाई काम के बदले कितना अच्छा पैसा देता है। एक आदमी कहता है कि उनका संगठन अब सैकड़ों लोगों का हो गया है और ये आगे और भी बड़ा होगा। अचानक उन दोनों को दिखता है कि उनके अपने ही लोग खुद को मार रहे हैं। वे बिल्कुल कठपुतलियों की तरह हिल रहे हैं। लंबे बालों वाला आदमी भी अपनी मर्जी के खिलाफ हिलने लगता है और पलक झपकते ही सब अपनी जान ले लेते हैं। वहां एक नकाब पोश आता है। ये डियास है जिसके साथ यूटिया भी आई है। यूटिया को उसका ये कठपुतली वाला खेल बहुत पसंद आता है और वो नोट करती है कि स्पॉन्सरशिप लिस्ट, यानी उन लोगों की लिस्ट जिन्हें उन्होंने खत्म कर दिया है, वो भी काफी बढ़ गई है। डियास हैरानी से पूछता है कि क्या वे जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, लेकिन यूटिया सिर्फ ये पूछती है कि क्या उसे उन पर दया आ रही है। वो सिर हिला देता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग ड्रग्स बनाने के लिए इंसानों को पीस रहे थे। फिर भी उसे यकीन नहीं है कि इससे उसका बदला कैसे पूरा होगा। यूटिया समझाती है कि ये जगह उस इंसान के लौटने की नींव बनेगी और जब वे आएं तो ये जगह मामूली नहीं होनी चाहिए। वो दावा करती है कि ये उस इंसान की ही मर्जी है। इसके साथ ही वे दोनों वहां से चले जाते हैं और जमीन पर ब्लू मून का निशान बना देते हैं, जो उनके हीरो की तलवार का निशान है। एलन और यूटिया के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुए अब 2 साल बीत चुके हैं। फिलहाल इवान हवेली के अंदर हमारे यंग मास्टर को ढूंढने में परेशान है, लेकिन काफी तलाश के बाद वो आखिर में उन्हें पीछे के गार्डन में ढूंढ लेता है। एलन उस शांत जगह पर किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। इवान रिपोर्ट देता है कि उसने 5वें बच्चे को सक्सेसफुली अनाथालय भेज दिया है। ये खबर हमारे हीरो को बहुत सुकून देती है। पिछले 1 साल में हमारे हीरो ने बाकी 3 पापों को भी ढूंढ निकाला है। इस खुशी में एलन अपने पर्सनल नाइट को कुछ स्नैक्स खिलाता है। वो सोचता है कि उसने तीसरे बच्चे को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की थी, जिसकी किस्मत में लालच का पाप बनना लिखा था। इवान ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारा लड़का उसे मैक्रोन्स खिलाता है और आराम करने के लिए कहता है, ये मानते हुए कि नाइट ने उसकी खातिर हर जगह की यात्रा की है। अब जब अनाथालय को भरने का मिशन पूरा हो गया है तो इवान को गहरी राहत महसूस होती है। घास पर लेटे हुए नाइट पूछता है कि क्या हमारे हीरो अब फाइनली खुश हैं। एलन सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन इवान कहता है कि मास्टर के चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। हमारा लड़का कहता है कि वो सच में मुस्कुरा रहा है। हालांकि इवान इस बहस को वहीं छोड़ देता है। बाद में घास पर लेटे हुए हमारा हीरो सोचता है कि चीजें उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से चल रही हैं। साइकेडेलिया के बॉस सिर्फ अपने दुखद इतिहास की वजह से 5 महापाप बने थे और एलन का मानना है कि उन्हें वक्त से पहले बचाकर उनके उस अंधेरे रास्ते पर जाने की संभावना अब कम हो गई है। शुरू में उसे डर था कि बच्चे उसे बुरी हालत में मिलेंगे, लेकिन अनाथालय से आई नई चिट्ठी कुछ और ही बताती है। इवान रिपोर्ट देता है कि अनाथालय बहुत अच्छे से चल रहा है और बच्चे अब काफी खुश रहने लगे हैं। इसी वजह से हमारा लड़का किसी प्रोफेशनल चाइल्ड केयर टीचर को रखने का इरादा छोड़ देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूटिया उस जगह को इतने अच्छे से संभालेगी। वो सोचता है कि क्या उसका ऐसी जगह से कोई पुराना जुड़ाव था। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो एक अच्छी बच्ची है। अपनी चिट्ठी में वो एलन को भरोसा दिलाती है कि सब हेल्दी हैं और अच्छे से बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर कहती है कि वो अब डियास की चिंता न करे। हमारे लड़के को यह जानकर अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छे से फल फूल रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उन्हें पापी बनने से रोकने के लिए उनका माहौल बहुत जरूरी है। हालांकि इवान इस बात से परेशान है कि हमारे हीरो ने अभी तक उन बच्चों से असल में मुलाकात नहीं की है। एलन इस बात को टालने की कोशिश करता है क्योंकि पर्सनली उसकी उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि उनसे क्लोज होना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन गेम में उनके भयानक और डरावने रास्तों की यादें उसे उल्टी आने जैसा महसूस कराती हैं। भले ही उसने उन्हें जागने से पहले ही बचा लिया है, फिर भी हमारा हीरो उनसे डरा हुआ है। दूसरी तरफ मुड़ते हुए वो एक रफ अंदाजा देता है कि शायद वो उनसे 5 साल में मिलेगा। अब जब 5 पाप एक साथ हैं, एलन अपनी खुद की सेफ्टी पर फोकस करना शुरू कर देता है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में मैजिक बहुत जरूरी है और किस्मत से उसकी अभी की बॉडी में इसके लिए टैलेंट भी है। अचानक इवान ब्लू मून नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता है। एलन को इस नाम का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इवान समझाता है कि ये एक फेमस ग्रुप है जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करता है। हमारा लड़का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये सोचकर कि गेम में ऐसा कोई ग्रुप नहीं था तो ये भी जल्द ही गायब हो जाएगा। इवान आगे कहता है कि वे भ्रष्ट रईसों को भी खत्म कर देते हैं। उसे उम्मीद थी कि मास्टर ने उनके बारे में सुना होगा, लेकिन एलन बस उस कमेंट को इग्नोर कर देता है और नाइट को अपने बगल वाले कमरे में सोने के लिए कहता है। बाद में उसी रात अनाथालय में यूटिया को ब्लू मून की एक्टिविटीज की रिपोर्ट मिलती है। एक बच्ची सेओलोंग रिपोर्ट देती है
कि उसने अपनी टारगेट वाली जगह पर सबको खत्म कर दिया है। वो अहंकार का पाप है और कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि उसकी पहचान सीक्रेट रही क्योंकि उसके कपड़े राय नाम के एक दूसरे बच्चे ने खास तौर पर बनाए थे। सेओलोंग आगे कहती है कि उसने अपने टारगेट को छोड़ने का ऑफर दिया था अगर वे उसकी आंखों का रंग बता सकें, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। रिन, जो असल में लालच का पाप है, ठंडे अंदाज में रिपोर्ट देती है कि उसने लाशों को भी जला दिया है। एक और बच्चा रोडोन रिपोर्ट देता है कि साउथ का इलाका भी साफ हो गया है। गंदगी से नफरत करने वाले पाप के तौर पर उसने एवलॉन ऑर्गेनाइजेशन और एक इलीगल एक्सपेरिमेंट वाली जगह के लोगों को ऐसा बना दिया कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। यूटिया उनके काम से खुश है और उन्हें याद दिलाती है कि वे ग्रेट मून के लिए काम कर रहे हैं। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्लू मून ग्रेट मून की पूजा करता है, लेकिन डियास एक आने वाली प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। यूटिया को यह सोचकर गुस्सा आता है कि जब सब कुछ उस इंसान की मर्जी के मुताबिक चल रहा है तो कोई दिक्कत कैसे हो सकती है। डियास समझाता है कि एवलॉन का हेड उसी काउंट फैमिली का बेटा है जहां एलेन रहता है। इसके अलावा उसे पता चला है कि उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा उस इंसान को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर यूटिया के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जो चिट्ठी उसके हाथ में है वो उसे खतरे को खत्म करने का ऑर्डर देती है और वो गुस्से में कागज को मरोड़ देती है, डियास की बात से सहमत होते हुए। 2 साल बाद एलेन के पिता की मौत हो जाती है। हालांकि सरकारी तौर पर कारण हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन हमारा हीरो जानता है कि उस आदमी ने अपनी आखिरी सांस तक ड्रग्स लिए थे। पास ही लोग ब्लू मून के हालिया हमले की बात कर रहे हैं और हमारे यंग मास्टर ने नोट किया कि उस ग्रुप को लेकर सब कितने परेशान हो गए हैं। फ्यूनरल खामोशी से खत्म होता है क्योंकि कोई भी सच में काउंट के लिए दुखी नहीं है। वापस अपने कमरे में इवान अगले कदम के बारे में पूछता है क्योंकि बड़ा बेटा लियो अगले साल फैमिली हेड बनने वाला है। हालांकि नाइट ये देखकर हैरान है कि हमारा लड़का अपना सामान पैक कर रहा है। हैरानी की बात है कि एलेन चाहता है कि वे दोनों तुरंत वहां से निकल जाएं। इवान सोचता है कि क्या वे इलाका छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन एलेन समझाता है कि वे साउथ की तरफ रोडमिल नाम के एक छोटे गांव में जा रहे हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, लियो हवेली से उन्हें देखता है। गांव में 3 पूरे दिन एंजॉय करने के बाद वे हवेली लौट आते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा लड़का अपने बड़े भाई के फ्यूनरल में शामिल होने आया है। उसने असल में वापस आने का कोई प्लान नहीं बनाया था और लियो को इतनी जल्दी मरते देख वो बहुत कंफ्यूज है। मौत की वजह दिल में आर पार हुई तलवार थी और कातिल की पहचान का कोई सुराग नहीं है। जब एलन एक नौकर से डिटेल पूछने की कोशिश करता है तो वो आदमी बुरी तरह डर जाता है और सिर्फ नजरें मिलने पर ही माफी मांगने लगता है। ये बिहेवियर हमारे यंग मास्टर को हैरान कर देता है। तभी इवान पास आकर धीरे से एलन से पूछता है कि क्या वो वही सीक्रेट मास्टरमाइंड है जिसने रातों रात एवलॉन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। हमारा हीरो पूरी तरह शॉक में रह जाता है। जिस दिन एलन बग्घी में बैठकर रोडमिल के लिए निकला था, इवान सोच रहा था कि उसने शहर के बजाय एक गांव को क्यों चुना। जवाब देने से पहले हमारा लड़का सोचता है कि ये गांव उसके प्लान का आखिरी ठिकाना है। उसने 5 महापापों को उनकी मुश्किल लाइफ से बचा लिया है और उस फ्यूचर को रोक दिया है जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो जाती। दूसरी तरफ रोडमिल का असली कहानी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वहां पलासियो की एक विला भी है। हमारा हीरो एक रईस की तरह लग्जरी लाइफ जीने का प्लान बनाता है। हालांकि वो इवान को बताता है कि हर चीज के पीछे एक वजह है। इवान उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो जानता है कि एलन हमेशा उन चीजों को टाल देता है जो उसे परेशान करती हैं। लेकिन हमारा हीरो बातों को वहीं छोड़ने पर जोर देता है। लियो उसे मारने या न मारने के बारे में सोचने लगता है। भले ही उसे एलन बेकार लगता है, फिर भी उसने पिता की मौत के बाद उसे जहर देकर मारने के बारे में सोचा था। लेकिन अब जब वो हवेली छोड़कर चला गया है तो लियो को लगता है कि उसे मारने की अब कोई वजह नहीं बची। फिर भी लियो को वे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हाल ही में एवलॉन का काम ठीक नहीं चल रहा है। फिर भी वो अपने आदमी को उनकी बग्घी का पीछा करने का ऑर्डर देता है। उसका आदमी आलमैन पूछता है कि क्या वो उसे खत्म करना चाहता है। लियो दंग रह जाता है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका राइट हैंड आदमी उससे सवाल करेगा। जैसे ही वो उसे याद दिलाता है कि वही करो जो कहा गया है, आलमैन अपनी तलवार सीधे उसके सीने में उतार देता है। अपने वफादार आदमी से धोखा पाकर लियो को बहुत बड़ा शौक लगता है, लेकिन आलमैन ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है क्योंकि उसे लियो के साथ नाटक करने में मजा आ रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि आलमैन असल में रोडन है जो ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। ब्लू मून उसकी तलवार है, इसलिए जब वो उसे चलाता है तब वे हरकत में आते हैं। वे किसी को भी ग्रेट मून को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। इसके साथ ही वो लियो पर वार करता है। रोडन आगे कहता है कि वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यही वजह है कि उसने लियो के उन शब्दों को बोलने का इंतजार किया। लियो को वे शब्द बोलने में 2 साल लग गए। जब लियो अपने आदमियों की धमकी देता है तो रोडन साफ कर देता है कि वे एवलॉन को हमेशा के लिए मिटा देंगे। वो हवेली से ये सोचते हुए निकलता है कि लियो ने तब भी वैसी हरकत की जब उनके ग्रेट मून ने उसे एक मौका दिया था। दूसरी तरफ एलन रोडमिल में अपने सुकून भरे दिन बिताकर खुश है। सोकर उठना, जब चाहे खाना
वो अब एक असली रईस की लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन उसके सुकून के दिन तब खत्म हो जाते हैं जब उन्हें एक टेलीग्राम मिलता है। लियो की मौत के बारे में जानकर हमारा लड़का सुन्न पड़ जाता है। इसी तरह वो 3 दिन बाद वापस हवेली लौटता है। सारे नौकर उसके आसपास अजीब बर्ताव करते हैं। हैरानी की बात यह है कि वे उसे वो मास्टरमाइंड मानते हैं जिसने एवलॉन को तबाह किया है। अब एलेन कुछ ऐसी पागलपन भरी स्थितियों में फंस गया है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो मास्टरमाइंड आखिर बना कैसे। इवान बताता है कि हमारे हीरो ही वो अकेला इंसान है जिसे इस सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। लियो के मर्डर के बाद एलेन अब एक परफेक्ट बहाने के साथ इकलौता वारिस बन गया है। अब जब एवलॉन भी खत्म हो गया है तो उसे परेशान करने वाला कोई नहीं बचा। इन्हीं वजहों से वो एक ऐसा मास्टरमाइंड बन गया है जिसके नीचे स्वॉर्ड मास्टर लेवल का कातिल काम कर रहा है। हमारा हीरो इस बात को लेकर बुरी तरह कंफ्यूज है कि आखिर दुनिया में कोई इतनी बड़ी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पल भर में कैसे खत्म कर सकता है ना? तभी उसे उस संगठन की याद आती है जो दूसरे संगठनों का शिकार करता है। वो असल में ब्लू मून की बात कर रहा है। हालांकि इवान बताता है कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड को लगता है कि ये ब्लू मून का काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि ब्लू मून कभी लाशें नहीं छोड़ता और हमेशा अपना एक निशान छोड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि एवलॉन के मेंबर तलवारों से मारे गए थे। हमारा यंग मास्टर अब कांपने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर वाला मास्टरमाइंड क्यों बन गया है। हमारा लड़का सोचता है कि ब्लू मून गेम में नहीं था, इसलिए इतना बड़ा ग्रुप कातिल नहीं हो सकता। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ये है कौन? वापस अनाथालय में रिन यूटिया को रिपोर्ट देती है कि पीछे कोई सुराग नहीं बचा है। सेओलांग भी वही बात कहती है। तभी डियास और रोडन अंदर आते हैं और बताते हैं कि एवलॉन की बची हुई ताकत 486 आदमी थे। अपने मास्टर के कहे मुताबिक उन्होंने सबको बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया है। यूटिया उनकी प्रोग्रेस से काफी खुश है। तो सिर्फ 5 दिनों में एस्टेरिया किंगडम की विशाल ऑर्गेनाइजेशन एवलॉन पूरी तरह मिटा दी गई। रोडन रिपोर्ट देता है कि सफाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसे पता चला है कि और भी कई रईस एवलॉन से जुड़े हुए हैं, जिनमें एल्टिया डची भी शामिल है। इसके साथ ही हर कोई बाकी बचे लोगों का शांति से काम तमाम करने के लिए तैयार हो जाता है। यूटिया इन्फॉर्मेशन गिल्ड के मामले के बारे में पूछती है। रिन रिपोर्ट देती है कि वे इस मामले को ब्लू मून से अलग मान रहे हैं। डियास कहता है कि बाकी हर गिल्ड की भी यही राय है और वे इसे किसी स्वॉर्ड मास्टर की गलती मान रहे हैं। फिर यूटिया निगरानी बनाए रखने का ऑर्डर देती है। साथ ही वो चाहती है कि उस इंसान को इस मामले से परेशान न किया जाए। लेकिन डियास याद दिलाता है कि इस बार उस इंसान के सगे रिश्तेदार ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसकी बात काटते हुए यूटिया साफ कर देती है कि ये कोई ऑर्डर नहीं था। उस इंसान की तलवार के तौर पर वे खुद से नहीं सोच सकते। उसके मुताबिक ब्लू मून सिर्फ कमांड मिलने पर ही चल सकता है, लेकिन वो उन्हें सख्ती से याद दिलाती है कि उस इंसान को हर चीज के बारे में पता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वे उस इंसान को निराश करें। दूसरी तरफ डियास को समझ नहीं आता कि यूटिया जैसी लड़की सिर्फ पकड़े जाने के डर से इतनी नर्वस क्यों हो रही है। हर कोई उसे मानता है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उस ग्रेट मून के लिए है। हवेली में वो इंसान यानी एलेन फ्यूनरल के बाद काफी बिजी था। वो बस अपने पैसों के दम पर एक आरामदायक लाइफ जीना चाहता था। लियो की मौत की वजह से उसे काफी नफरत झेलनी पड़ रही है। हालांकि लियो की मौत 6 साल बाद होनी थी, लेकिन अपने भाइयों की मौत के बाद वारिस होने के नाते फैमिली का सारा काम अब उसके ऊपर आ गया है। जल्द ही कर्मचारियों का एक ग्रुप किताबें और स्क्रिप्ट्स लेकर उसके ऑफिस में आता है। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचता है कि ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। वो याद करता है कि जब काउंट यहाँ था तब ये सब आलसी थे और काम चोरी करते थे। जैसे ही कर्मचारी अपना सामान उसकी डेस्क पर रखते हैं, वे उसके ठंडे एक्सप्रेशन को देखकर डरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वो नाराज है, इसलिए अपनी जान बचाने के चक्कर में वे और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला करते हैं। एलन समझ जाता है कि अफवाहों की वजह से वे उससे डर रहे हैं। वो चाहता है कि वे अपने काम खुद संभालें। बाद में हमारा हीरो अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग में बिजी है, लेकिन इवान बहुत कंफ्यूज है क्योंकि वो सोच रहा है कि एलन ने सिर्फ 2 साल की सेल्फ स्टडी में 2nd ईयर का लेवल कैसे हासिल कर लिया। 2nd ईयर तक पहुंचने के लिए आमतौर पर 4 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। वैसे भी मैजिक का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई इसके लिए टैलेंट के साथ पैदा ना हुआ हो। हमारा लड़का ये कहकर बात टाल देता है कि वो शायद थोड़ा टैलेंटेड है। हालांकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए इतनी कड़ी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। वो जो टेक्निक अभी सीख रहा है उसके लिए माना पर बहुत सटीक कंट्रोल चाहिए। वो नहीं चाहता कि उसकी मेहनत अधूरी रहे। इसके अलावा उसने कभी फैंटेसी वर्ल्ड में मैजिक इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। शुरू में वो एक्साइटेड था। उसने सोचा था कि एक बार उसका प्लान पूरा हो जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन जब उसकी जान पर बात आ गई तो उसे एहसास हुआ कि उसका माना होल काफी छोटा है। नतीजा ये है कि उसके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। माना होल एथलीट की बॉडी टाइप जैसा होता है,
जो जन्म से ही फिक्स होता है। इसके उलट हमारे यंग मास्टर का माना होल बहुत ही छोटा है। अब अपने पर्सनल नाइट के बगल में बैठकर वो कोई ऐसा रास्ता सोच रहा है जो तब काम आए जब बाकी सब फेल हो जाए। इसी बीच इवान उसे एक डांस पार्टी के इनविटेशन के बारे में बताता है। अचानक मिले इस इनविटेशन से हमारा लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में वे दोनों तैयार होकर डांस पार्टी में पहुंचते हैं। एलन अभी से ही थकान महसूस कर रहा है। ये असल में एस्टेरिया किंगडम के साउथ इलाके के रईसों के बीच नेटवर्किंग के लिए होने वाली एक रेगुलर पार्टी है। एलन जल्द ही काउंट बनने वाला है, इसलिए वो कुछ कनेक्शन बनाने के लिए तैयार है। उसका मानना है कि उसके सुकून भरे फ्यूचर के लिए रईसों के साथ नेटवर्किंग जरूरी है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उसके पास पहुंचते ही सारे रईस वहां से भागने लगते हैं। इवान अपनी हंसी मुश्किल से रोकता है। फिर भी वो चाहता है कि एलन उदास न हो, लेकिन एलन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। फिर वो इवान को वापस आने तक इंतजार करने का इशारा करता है। वहां से दूर जाते हुए वो सोचता है कि डिग्निटी की कमी की वजह से उसे इग्नोर किया जाना तय था। वो नोट करता है कि अपने शानदार परदादा के समय के उलट अभी का पलासियो खानदान पूर्व का कलंक बन चुका है। हालांकि हमारा हीरो बिना किसी प्लान के पार्टी में नहीं आया था। उसने अपनी उन सोशल स्किल्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है जिनकी उसने सीक्रेट तरीके से प्रैक्टिस की थी, ताकि सिचुएशन को अपने फेवर में कर सके। वो वाइन का गिलास उठाता है और कहता है कि इसका टेस्ट कितना यूनिक है। पास ही खड़ी एक लेडी उसे देखती है। हमारा लड़का वाइन की और भी ज्यादा तारीफ करता है। भले ही उसे लगता है कि वो प्यार से मुस्कुरा रहा है, लेकिन असल में उसकी मुस्कान डरावनी लग रही है। वो लेडी तुरंत वाइन तैयार करवाने के लिए अपने पिता के पास भाग जाती है, जबकि एलन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसी बीच आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि उसने उस लेडी को लिमिटेड एडिशन वाली वाइन जबरदस्ती देने के लिए धमकाया है। इवान फिर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। बाद में इवान गिनता है कि उसे कितनी चीजें मिली हैं। इसमें पॉलियन फाइन की तरफ से एक बढ़िया घोड़ा, सिट्रस टी, क्राफ्टेड मेटल और मेलेंटिनो की स्पेशल वाइन शामिल है। लेकिन एलन सिर्फ उदासी महसूस करता है। उसे पता चला है कि पलासियो फैमिली उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदनाम है। साथ ही चूंकि सबको लगता है कि उसने अपने ही भाइयों को मारा है, इसलिए वे जितना हो सके उससे बचते हैं। इन सब ख्यालों से फ्रस्ट्रेट होकर वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर निकल जाता है। अनपेक्षित रूप से एक लाल बालों वाली लेडी हमारे लड़के में दिलचस्पी लेती दिख रही है। हमारा हीरो अब बालकनी पर खड़ा अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अचानक पीछे से कोई आवाज देता है, क्योंकि वो उनसे एक पल बात करना चाहता है। वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। तभी आल्टिया डकल हाउस की बेटी लॉरिया नाम की एक लड़की सामने आती है। लगता है हमारे लड़के को इस फैमिली के बारे में पता है। उसे याद आता है कि आल्टिया फैमिली साइकेडेलिया के 3 सबसे बड़े विलन्स में से एक है और नॉर्थ का कलंक है। साथ ही उसे पता है कि जो कोई भी उससे बात करेगा वो मामूली नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि उसे लॉरिया के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने उसे गेम में कभी नहीं देखा था। एक सेकंड भी गंवाए बिना लॉरिया उससे सपोर्ट मांगती है, क्योंकि उसका दावा है कि जल्द ही उसका मर्डर हो सकता है। लॉरिया समझाती है कि उसे अपने पिता का प्यार मिला है और अब तक उसे उनकी मिस्ट्रेस की बेटी होने के नाते प्रोटेक्ट किया गया था। लेकिन अब चूंकि उसके पिता आल्टिया के ड्यूक बीमार पड़ गए हैं, उसकी बहनों ने उसे मारने का प्लान बनाया है। अब हमारे हीरो को सारी बात समझ आती है। हकीकत यह है कि गेम शुरू होने तक वो पहले ही मर चुकी थी। भले ही वो उससे सपोर्ट के लिए गिड़गिड़ाती है, पर वो साफ मना कर देता है। वो उसे मदद के बदले हाउस आल्टिया का आधा हिस्सा देने का ऑफर भी देती है। फिर भी एलन उसकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। अंदर ही अंदर वो मानता है कि लड़की काफी दर्दनाक सिचुएशन में है, लेकिन वो दूसरों की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि खुद को जिंदा रखना ही उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा उसके पास वैसी कोई पावर नहीं है जैसी अफवाहें उड़ रही हैं, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन उसका बेबस चेहरा देखकर हमारा हीरो हार मान लेता है। इसलिए उसे दिलासा देने के लिए वो कहता है कि फ्यूचर में उसे कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। वो वापस बॉलरूम में आ जाता है। अनपेक्षित रूप से डियास और रिनसाए की तरह सब कुछ देख रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि आल्टिया ने ग्रेट मून से कांटेक्ट किया है। डियास रेड मून को इन्फॉर्म करने की सोचता है कि उस इंसान के साथ कुछ होने वाला है। हालांकि रिन को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उनकी जुटाई गई जानकारी के हिसाब से लॉरिया अपनी फैमिली में अकेली है, जिसका एवलॉन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मतलब है कि वो रोडन का टारगेट नहीं है। डियास इसे अच्छी खबर मानता है, क्योंकि बाकी आल्टिया वालों का तो आज नहीं तो कल काम तमाम हो ही जाएगा। रिन उसे याद दिलाती है कि उनका काम इन्फॉर्मेशन को रोकना है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उस इंसान को एवलॉन वाले इंसिडेंट का पता चले। पार्टी में वापस एलन को लगता है कि उसके चारों तरफ कोई दीवार है, क्योंकि लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी समय लाल बालों वाली एक लेडी उसे ग्रीट करती है। हमारे लड़के को लगता है कि रईसों से दोस्ती करने का ये उसके पास अच्छा मौका है, इसलिए वो भी उसे ग्रीट करता है। लेकिन उसे शक की निगाहों से देख वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने इसे गेम में देखा है।
उसका बर्ताव देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जो कोई भी उससे खुद आकर बात करेगा वो पक्का कोई नॉर्मल रईस नहीं हो सकता। फिर भी वो लेडी जेनोनिया को सम्मान के साथ ग्रीट करता है। वो थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एलन उसके बारे में जानता होगा। हमारा हीरो सिर हिलाता है क्योंकि वो बहुत फेमस है। एस्टीरिया किंगडम के 3 सबसे बड़े विलन खानदानों में नॉर्थ का हाउस आल्टिया, ईस्ट का हाउस पलासियो और वेस्ट का हाउस जेनोनिया शामिल है। पता चलता है कि ये लेडी कालिया काउंट जेनोनिया की सबसे बड़ी बेटी है। हाउस जेनोनिया एक काफी रिफाइंड और सिंडिकेट स्टाइल का खानदान है। ये ध्यान में रखते हुए कि उसे जिंदा रहने के लिए रईसों से कनेक्शन चाहिए और चूंकि सब पहले ही बिगड़ रहा है, हमारा हीरो उसकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करता है। शुक्रिया अदा करने के बाद वो उससे और बात करना चाहती है, भले ही हमारा लड़का बात करना चाहता है। अभी वहां बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, साथ ही अंदर वो बस वहां से जाना चाहता है। दूसरी ओर एलन के ठंडे बर्ताव को देखकर कालिया नोट करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अफवाहों में सुना था। फिर वो दोबारा मिलने की इच्छा जताते हुए विदा लेती है, लेकिन कालिया को इतनी अचानक जाते देख हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। इसी बीच रिन रिपोर्ट देती है कि एवलॉन के बारे में जानकारी पूरी तरह से छिपाई जा रही है। हालांकि डियास को लगता है कि अब एक नई चिंता सामने आई है। वो एक ऐसे आदमी की ओर इशारा करता है जो बाहर से हमारे हीरो पर नजर रखे हुए है। रिन सिर्फ देखते रहने का फैसला करती है क्योंकि उनके पास कोई सीधा ऑर्डर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे उसे खत्म कर देंगे। किसी और दिन इवान उस घाटी को देखकर हैरान रह जाता है जिससे एलन के साथ साथ एक गहरा ऑरा निकल रहा है। दिन के उजाले में भी अंदर से इतना अंधेरा देखकर इवान दंग है। दूसरी तरफ हमारे लड़के को आखिरकार इसे ढूंढ लेने पर कामयाबी महसूस हो रही है। जैसे ही वे अंदर बढ़ते हैं, इवान उम्मीद करता है कि ये भी कोई नकली जगह ना निकले, लेकिन हमारा यंग मास्टर उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार ये असली है। एलन मन ही मन सोचता है कि गेम में इसे ढूंढना आसान था। दरअसल वो यहाँ तक सिर्फ साउथ की भूल भुलैया की वजह से आया है। विस्पर भूल भुलैया में इनाम के तौर पर एक कीमती आर्टिफैक्ट पाने के लिए 8 कमरों की पहेलियों को सुलझाना पड़ता है। आज भी हमारे लड़के को पूरा रास्ता याद है। वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जो भूल भुलैया का एंट्री गेट है। भले ही हमारे हीरो ने गेम में इस जगह को कई बार देखा था, लेकिन अब उसे काफी अलग महसूस हो रहा है। इवान कहता है कि ये ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। हालांकि वो ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक है कि हमारे लड़के को इसके बारे में कैसे पता चला। अनपेक्षित रूप से एलन कहता है कि वो यहाँ अक्सर आया करता था। इवान और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर हमारा हीरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। अंदर वे कई ड्रैगन जैसे जीवों को उड़ते हुए देखते हैं जिन्हें 2 विशाल हाथ कुचल रहे हैं। बात यह है कि अगर उन्होंने पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वे भी कुचले जाएंगे। लेकिन एलन बहुत शांति से काम ले रहा है, जिसे देखकर इवान हैरान है। भले ही वे 4 साल से साथ हैं, इवान अभी तक उसे समझ नहीं पाया है। इसके अलावा उन्होंने अब तक जो भी मिशन किए हैं वे एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। वो नहीं जानता कि उसका मास्टर, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, इस जगह के बारे में सब कुछ कैसे जानता है। इसी बीच हमारे लड़के ने पहेली का सही जवाब दे दिया है, लेकिन दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक एक काम पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही दरवाजा खुलना शुरू होता है, इवान सोचता है कि सब कुछ होने के बाद भी अपने यंग मास्टर के पीछे चलने से हमेशा अंत में कुछ न कुछ अच्छा ही हुआ है। वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारा हीरो अब क्या प्लान बना रहा है। दूसरी तरफ उस विशाल दरवाजे को ऊपर देखने की कोशिश में एलन की गर्दन में लगभग मोच आ गई है और उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वे दोनों एक खजाने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ काली अंगूठी लेने और वापस घर चलने का ऑर्डर देता है। इवान को लगता है कि ये पूरी तरह बेकार होगी, लेकिन हमारा यंग मास्टर कहता है कि कुछ और ले जाने से सिर्फ मुसीबत ही हाथ आएगी। काली अंगूठी पहनकर एलन ने अब कंस्ट्रेंट हासिल कर लिया है। जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि घाटी में पत्थरों के ढेर असल में गोलेम्स, पत्थर के राक्षस थे। इस स्थिति में भी इवान सिर्फ एलन को यहां से सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता सोच रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा लड़का उन गोलेम्स को खत्म करने के लिए खुद आगे बढ़ जाता है। इवान उसे याद दिलाता है कि उनकी पहली प्राथमिकता यहां से बाहर निकलना होनी चाहिए। वो हमारे हीरो को चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है कि यहां सेकंड टियर मैजिक काफी नहीं होगा, लेकिन हमारे हीरो के पास एक प्लान है। वो अपनी नई काली अंगूठी की मदद से कंस्ट्रेंट कॉमेंट्स का इस्तेमाल करता है। अंगूठी से गोलेम्स की ओर कुछ शक्तिशाली तरंगें निकलती हैं। काली अंगूठी का इस्तेमाल करने के लिए कोई एक मंत्र पढ़ता है। एलन को याद आता है कि गेम के इस हिस्से में एक सिलेक्शन विंडो थी, इसलिए वो जानता है कि वो आवाज असल में भूल भुलैया को पार करने का इनाम कंस्ट्रेंट है। ये एक एब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट है जो यूजर पर कुछ पाबंदियां लगाता है और बदले में उसे शक्ति देता है। भूल भुलैया की आवाज सुनते ही हमारा लड़का कांप उठता है। सबसे पहले वो आवाज कहती है कि किसी भी मंत्र को पढ़ने के लिए बबालोया की हस्त मुद्राओं, हैंड सील्स की अनिवार्य रूप से जरूरत होगी।
फिर भूल भुलैया पूछती है कि वो क्या हासिल करना चाहता है। एलन जवाब देता है कि उसे दुनिया के नियमों को थोड़ा और मरोड़ने की शक्ति चाहिए। भूल भुलैया उसकी इच्छा पूरी कर देती है। फिर दूसरी इच्छा के लिए वो फिर से एक मंत्र पढ़ती है। अब से सभी मंत्रों के लिए सिर्फ बबालोया के पवित्र शब्दों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। भूल भुलैया जानना चाहती है कि वो इससे क्या चाहता है। हमारा यंग मास्टर फिर से वही इच्छा दोहराता है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार भूल भुलैया शांत रहती है। हमारे हीरो को लगता है कि शायद उसने इस बार कुछ गलत कर दिया है, जबकि उसने सावधानी के तौर पर स्किल आइकॉन भी बना लिया था। वो जानता है कि अगर कंस्ट्रेंट के लिए मुद्रा और शब्द दोनों को चुना जाए तो सबसे ज्यादा मैजिक अटैक पावर मिलती है। हमारे हीरो ने प्रैक्टिस के जरिए सभी हस्त मुद्राओं और वाक्यांशों में महारत हासिल कर ली है, जिसका मतलब है कि ये काम करना चाहिए। अचानक भूल भुलैया उसकी दूसरी इच्छा स्वीकार कर लेती है। वह घोषणा करती है कि जिन्होंने भूले बिसरे महान देवता की मुद्राओं और रहस्यों को याद रखा है, उन्हें उनका आभार मिला है, इसलिए वे उनकी इच्छा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एलन को समझ नहीं आता कि उनकी इच्छा आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। जैसे ही वो काली चीज समाहित हो जाती है, कंस्ट्रेंट सफलतापूर्वक काम करने लगता है। भूल भुलैया ने उस पर नजर रखने का फैसला किया है, क्योंकि वो उस इच्छा का उत्तराधिकारी है। तभी इवान हमारे लड़के पर चिल्लाता है कि उसका सेकेंड ईयर मैजिक यहाँ काम नहीं करेगा। पता चलता है कि समय रुक गया था, और हमारा हीरो ठीक उसी पल में वापस आ जाता है जब गोलेम्स ने उन पर हमला करना शुरू किया था। अब वो कंस्ट्रेंट और उसकी कीमत को टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एलन मुद्राओं के इस्तेमाल के साथ साथ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिबाउंड, ब्लू लाइट और लीनियर डिफ्रैक्शन के नियमों का उपयोग करके अपनी नई जागी हुई बिजली जैसी शक्ति को सक्रिय करता है। वो गोलेम्स की तरफ एक जोरदार वार करता है। इवान ये देखकर दंग रह जाता है कि हमारे यंग मास्टर ने उन सभी पत्थर के राक्षसों को तबाह कर दिया है। बस एक ही पल में गोलेम्स पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। खतरा टलते ही एलन और इवान बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इवान सोचता है कि क्या हमारा हीरो अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन एलन बस अपना सिर हिला देता है, जिससे वो भाड़े का सैनिक और भी कंफ्यूज हो जाता है। इवान ने अपनी 15 साल की सर्विस में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो सच में सेकेंड ईयर मैजिक था। हमारा लड़का मजबूती से सिर हिलाता है, हालांकि अंदर ही अंदर वो भी उतना ही कंफ्यूज है। हमारे हीरो को याद आता है कि गेम में ये मंत्र इतना शक्तिशाली नहीं था। साइकेडेलिया के टर्न बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम में एक मंत्र को हर टर्न में एक सिगिल मुद्रा या एक मंत्रोच्चार के जरिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बार उसने एक चेन लाइटनिंग मंत्र को सक्रिय किया था, जो 4 मंत्रोच्चार और सिगिल्स का उपयोग करके 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ढेर सारी थंडरब्लेड्स आपस में जुड़कर एक बड़े स्तर के लाइटनिंग मैजिक में बदल गईं। इस पाबंदी के बदले कि हमारे हीरो को हर बार सिगिल और मंत्रोच्चार का उपयोग करना होगा। हर मंत्र के लिए एलन ने कुछ और भी हासिल किया है। उसे याद आता है कि अपनी इच्छा विल के उत्तराधिकारी होने के नाते उसे जो शक्ति मिली थी, उसने उसके जादू को 10 गुना बढ़ा दिया था। हालांकि एलन को इतने बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार नाव घाटी से बाहर निकल आती है। इवान बहुत थक गया है और सोचता है कि इतनी अंधेरी जगह किसने बनाई होगी, लेकिन हमारा लड़का अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसे याद आता है कि विस्परिंग भूल भुलैया का एक और नाम था, जो गेमिंग कम्युनिटी में बहुत मशहूर था। उस इलाके को पेलियन की भूल भुलैया के नाम से जाना जाता था। नतीजतन एलन इवान को बताता है कि ये जगह पेलियन नाम के किसी व्यक्ति ने बनाई थी, लेकिन इवान इतना थक चुका है कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। वापस पूर्व की ओर जाने का फैसला करते हुए एलन अपनी यात्रा पर गौर करता है और नोट करता है कि वे इस खोज के लिए 3 हफ्तों से बाहर हैं। इसके अलावा हमारे हीरो के पास वापस लौटते ही निपटाने के लिए कई काम हैं। इवान उसे उम्मीद से ज्यादा मेहनती पाकर हैरान रह जाता है, और इसी के साथ वे घर की ओर चल देते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि हालांकि मंत्र के तत्व एलिमेंट से मेल खाने वाले सिगिल को चुनने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है और सही मंत्रोच्चार चुनने से उसके गुण मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ के नतीजे गेम से अलग हैं। डिजिटल वर्जन में विजुअल्स वही रहते थे, जबकि केवल अटैक स्टैट्स बढ़ते थे। इसके विपरीत यहाँ हर सिगिल मंत्र को साफ तौर पर प्रभावित कर रहा था, और हर मंत्रोच्चार का अपना एक बदलाव था। भले ही ये केवल एक जादुई तकनीक है, एलन सोचता है कि क्या उसका माना कंट्रोल इतना असाधारण है कि वो उन बदलावों को महसूस कर सके। वो माना के रिकवर होते ही इस थ्योरी का टेस्ट करने का फैसला करता है। अंत में नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट होकर इवान और एलन अपनी वापसी शुरू करने के लिए अपने घोड़ों तक पहुंचते हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि पीछे से उन पर राय आरवाई की नजर है। वो घाटी के प्रवेश द्वार पर लौटती है और मंत्र पढ़ती है, जिससे दीवारों पर बने निशान चमकने लगते हैं। जल्द ही शब्द उभरते हैं जिनमें लिखा है कि एक ऐसे दोस्त के लिए जिसे अकेला छोड़ दिया गया था, स्वॉर्डमास्टर पेलियन अपनी जगह पर डटा रहा। राय को याद आता है कि इस आदमी ने काले लोगों के आक्रमण का सामना किया था और अपने प्रजा के दिलों को निगलने वाले अलाकोलिका को हराया था। ये दीप्तिमान सम्राट, रेडिएंट एम्परर, महान पेलियन है।
राय को इस इतिहास का पता है क्योंकि उसका जन्म प्राचीन लाइब्रेरी के भीतर एक महान मिशन के तहत हुआ था। बात यह है कि उसने एलन को तब सुन लिया था जब उसने जिक्र किया कि ये जगह पेलियन ने बनाई थी। राय नोट करती है कि ये लड़का इतिहास में दर्ज उसके वर्जन से कितना अलग है, जो संकेत देता है कि कुछ तो असाधारण है। इसके अलावा खुद ग्रेट मून ने कभी पेलियन को सम्मान के योग्य मित्र कहा था। फिर भी हमारे हीरो ने जो मंत्र फुसफुसाया वो प्राचीन लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। वो उसकी पहचान को समझ ही नहीं पा रही है। इसी के साथ वो ये जानकर खुश होकर घाटी से बाहर निकलती है कि रेड मून ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। जब डियास वहां पहुंचता है तो उसे केवल आदेशों का पालन करने के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अनपेक्षित रूप से डियास जरूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाया क्योंकि जिस आदमी का वो पीछा कर रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। राय इसे सही तरीके से संभालने के लिए रिपोर्ट करने का फैसला करती है। बाद में उसी रात जेनोनिया के घर में कालिया को एहसास होता है कि एलन के बारे में जो अफवाहें थीं वे वाकई सच थीं। उसकी नज़रें ठंडी और बेजान थीं और उसे याद आता है कि एलन ने उसे फेमस कहा था। वो इस बात से सहमत है क्योंकि काउंट जेनोनिया शक्तिशाली और प्रसिद्ध दोनों हैं। फिर भी उसे ये अजीब लगता है कि लोग उसे फेमस मानते हैं जबकि वो शायद ही कभी मेलजोल बढ़ाती है। वो राय जानने के लिए अपने पिता की ओर मुड़ती है, हालांकि वे शांत रहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चुटकियों में वह उसके शरीर पर नियंत्रण पा लेती है और उसे काम पर लगा देती है। वो मज़े से कहती है कि किसी को शक भी नहीं होगा कि घर वो खुद चला रही है, जबकि काउंट तो बस एक कठपुतली है। वो याद करती है कि कैसे एलन ने साए में छिपे उसके जासूस को पहचान लिया था। तभी कोई उससे तुरंत अपने कमरे में आने की विनती करता है। अंदर उसे अपने जासूस की लाश मिलती है। उसके मुखबिर के मुताबिक उस लड़की ने कोई राज नहीं खोला क्योंकि उसकी सील सक्रिय नहीं हुई थी। कालिया मुस्कुराती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पोल इस तरह खुल जाएगी। वह कहती है कि मिलते ही उसे पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ हमारा हीरो इस पूरी स्थिति से बेखबर है। आल्टिया डकल क्षेत्र में लॉरिया बेबसी से बैठी है। उसे एहसास होता है कि एलन जो अंडरवर्ल्ड का रईस है उसकी आंखें उसके पिता की तरह ही ठंडी हैं। वो उसे एक ऐसा इंसान मानती है जिसे कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। फिर भी हमारा लड़का उसकी आखिरी उम्मीद था। वो जानती है कि वो इतने बड़े नुकसान वाले सौदे पर राजी नहीं हो सकता, पर समस्या ये है कि उसके 4 भाई बहनों की वजह से उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब तक वो सिर्फ अपने पिता की दया और प्यार पर टिकी थी। जैसे ही वो खानदानी हवेली के अंदर कदम रखती है, नौकरानियां उसे बताती हैं कि उसकी बहन लेडी फेलन और भाई लॉर्ड किंग ने अपनी जान ले ली है। इस अचानक मिली खबर से लॉरिया दंग रह जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि जो लोग अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं वे खुदकुशी कैसे कर सकते हैं। जब वो अपने बाकी भाई बहनों टैमेलॉन और मैरियन के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उन दोनों ने भी एक कमरे के अंदर एक दूसरे की जान ले ली है। पूरी हवेली में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच रोडन शांति से हवेली से निकल जाता है क्योंकि इस कत्लेआम के पीछे वही था। जब नौकरानियां घबराहट में इधर उधर भाग रही होती हैं, लॉरिया को हमारे हीरो की वो बात याद आती है कि किस्मत उसके पास आएगी। अब वो उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखती है जो अपनी असली पहचान छिपाकर काउंट के घर के पीछे असली साए की तरह सत्ता हथियाने के सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसकी बात का असली मतलब समझकर लॉरिया का शरीर कांप उठता है। इस घटना के ठीक बाद लॉरिया आल्टिया डची की वारिस बन जाती है। वो हमारे हीरो के साथ सौदा करने के अफसोस से कांपती है, जिसे वो अब एक शैतान के रूप में देखती है। लेकिन वो खुद को याद दिलाती है कि वो अब उसे धोखा नहीं दे सकती। उसके खिलाफ जाने वालों का अंजाम देखकर वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने का फैसला करती है। 2 महीने बाद एलेन को ड्यूक आल्टिया की तरफ से एक डिलीवरी मिलती है। ड्यूक ने उसे सरनेक्स वाइन भेजी है जो एक बहुत ही महंगा तोहफा है जिसकी एक बॉटल की कीमत कई हजार सोना है। हमारे हीरो को अंदर एक नोट मिलता है और पता चलता है कि ये असल में ड्यूक ने नहीं बल्कि लॉरिया ने भेजा है। वो सोचता है कि उसने ये उसे क्यों भेजा, हालांकि पिछली मुलाकात में उसकी मदद न करने के लिए उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। आल्टिया के संदेशवाहक के मुताबिक ये तोहफा खुद लॉरिया ने तैयार किया था और इसे हाथ से डिलीवर करने का हुक्म दिया था। एलेन ये जानकर हैरान रह जाता है कि लॉरिया आधिकारिक तौर पर आल्टिया की ड्यूक बन गई है। अपने ऑफिस में पूरे 2 महीने बिना रुके काम करने के बाद लॉरिया अंगड़ाई लेती है। बीमारी से अपने पिता की मौत के बाद उत्तराधिकार समारोह के दौरान उसने यह पद संभाला। हालांकि उसके भाई बहनों की मौत अचानक हुई थी, पर वो किसी भी शक से बचने में कामयाब रही। ये सब उस पार्टी में शामिल होने के बाद हुआ जिस समय तक उसके गुप्त संगठन को उसके भाई बहनों ने पहले ही खत्म कर दिया था। सब कुछ खोने के बाद वो डरी हुई थी, लेकिन अब उसे यकीन है कि एलन ने, जिसने शुरू में उसका ऑफर ठुकरा दिया था, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। पीछे से सब कुछ वही संभाल रही है। वो ये सोचकर तनाव में है कि हमारे लड़के ने कितनी आगे तक की प्लानिंग कर रखी है। उस पर बोझ न डालने के लिए उसने उसे अपने पिता की मौत की खबर तक नहीं दी। उसका मानना है कि एलन के प्लान के लिए आल्टिया के सहयोग की जरूरत है, इसीलिए उसने उसकी मदद की।
ड्यूक बनने के बाद उसने आल्टिया के तहत सभी संगठनों को एक कर दिया है। फिर भी उसे लगता है कि वो उस ताकत की बराबरी नहीं कर सकती जिसे हमारा हीरो छिपाए हुए है। उसे शक है कि हमारे हीरो को उससे कुछ और चाहिए, और वो सोचती है कि वो भला ऐसा क्या दे सकती है जो पलासियो जैसे अंडरवर्ल्ड के दिग्गज के पास पहले से न हो। वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो पक्का आल्टिया नाम की शोहरत ही होगी। नतीजतन वो अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि जब उसका रईस मददगार उससे संपर्क करेगा तो वो उसके तोहफे से खुश होगा। एलेन के ऑफिस में आल्टिया का प्रतिनिधि विदा लेता है। हमारा लड़का सदमे में है। वो लॉरिया की सत्ता में इतनी अचानक हुई बढ़ोतरी को समझ नहीं पा रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ अजीब घट रहा है। फैंटेसी गेम में रहते हुए अब उसे 5 साल बीत चुके हैं। इवान उसके पास आता है और उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है, फिर तुरंत खुद को सुधारते हुए काउंट कहता है। हालांकि एलेन अभी आधिकारिक तौर पर काउंट नहीं बना है, लेकिन नए साल से उसे इस टाइटल का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। अंदर ही अंदर वो उदासी महसूस करता है, क्योंकि काउंट बनना कभी उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। पर वो तय करता है कि एक बार इसकी आदत हो जाने पर वो रईसी के फायदों का आनंद लेना शुरू कर सकता है। ठीक उसी समय उसे यूटिया की एक चिट्ठी मिलती है। इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके पास लियो को मारने वाले कातिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इवान सोचता है कि क्या मकसद बदला लेना है, लेकिन ये गौर करने के बाद कि उसकी मौजूदगी ने गेम की टाइमलाइन में पहले ही छोटे मोटे बदलाव कर दिए हैं। हमारा हीरो खुलासा करता है कि वो बस बुरे से बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहता है। इवान उसे आखिरकार एक काउंट की तरह बर्ताव करने के लिए चिढ़ाता है और एलेन चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। यूटिया उसे बताती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और हर कोई अपने शौक में पूरी तरह डूबा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि डियास कठपुतली के खेल में प्रोफेशनल हो गया है। सेओलांग दोस्तों के साथ गेम खेलने का आनंद लेती है। राय अपनी रिसर्च में डूबी हुई है और रोडन ने एलेन के लिए बागवानी शुरू कर दी है। अनाथालय से आने वाली ये महीने भर की चिट्ठियां अब एक प्यारी और जानी पहचानी रूटीन बन गई हैं। वो उन्हें बड़ा होते देख खुश है और उनका चेहरा देखे बिना ही उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है। जब वो उनकी उम्र के बारे में पूछता है तो इवान जवाब देता है कि वे अब समाज में कदम रखने और बड़े होने की उम्र में पहुंच गए हैं। हमारे लड़के को थोड़ा बुरा लगता है कि वे इतनी जल्दी बड़े हो गए, लेकिन वो सच को स्वीकार करता है और उन्हें आज़ाद करने का फैसला करता है। इवान हैरान है, क्योंकि उसे लगा था कि उन बच्चों को किसी खास मकसद के लिए बचाया गया था, लेकिन हमारा हीरो चाहता है कि वे अपने भविष्य का चुनाव खुद करें। उसका मानना है कि चूंकि उसने ये सुनिश्चित कर लिया है कि वे पाप के रूप में नहीं जागेंगे, तो वे अपने दम पर ठीक रहेंगे। गेम में हर बॉस की लड़ाई के दौरान उनके खास गुणों का जिक्र होता था। यूटिया में आस्था फेथ का टैलेंट था, डियास में तलवारबाजी का, राय में रिसर्च का, सेओलोंग में युद्ध का और रोडन में नेतृत्व लीडरशिप का। उसका मानना है कि अगर वो उन्हें सही जगह पर पहुंचा दे तो उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। जैसे ही वो उन्हें लिखने की तैयारी करता है, वो हर किसी को एक तोहफा देने का फैसला करता है। चिट्ठियां खत्म करने में हमारे हीरो को पूरा दिन लग जाता है, जिन्हें इवान भेजने के लिए ले जाता है। एलेन उम्मीद करता है कि वे 5 बच्चे इन संदेशों को पाकर दुनिया में कदम बढ़ाएंगे। बाद में अनाथालय में 5 पापों में से हर एक को एक पर्सनल चिट्ठी मिलती है। कुछ एक्साइटमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ बहुत गंभीर हो जाते हैं। 5 बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उनमें से हर एक को अपनी एक निजी चिट्ठी मिलती है। इन चिट्ठियों को मामूली बातचीत समझने के बजाय वे इन्हें औपचारिक निर्देशों फॉर्मल डायरेक्टिव्स के तौर पर देखते हैं। नए निर्देशों को पढ़ने से पहले यूटिया पुराने पत्रों की समीक्षा करने का फैसला करती है। सेओलोंग उन संदेशों को पढ़ने के लिए बेहद उत्साहित है जो पहले केवल यूटिया ने देखे थे, और जल्द ही हर कोई पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगता है। दूसरों को ये चिट्ठियां निर्देशों की शीट जैसी नहीं लगती, वे साधारण कैजुअल बातचीत जैसी लगती हैं। इस पर यूटिया समझाती है कि हमारे लड़के ने शुरुआत से ही इन चिट्ठियों को सामान्य बातचीत के रूप में छिपाकर भेजने का आदेश दिया था। वो बताती है कि पहली चिट्ठी में एलेन ने यूटिया का हालचाल पूछा था और जिक्र किया था कि उसका दूसरा भाई उसे कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूटिया इसका मतलब ये निकालती है कि एलेन ने उसे उस भाई को खत्म करने का टारगेट दिया था और बाद में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। वो यहाँ तक खुलासा करती है कि जिस चिट्ठी में हमारे हीरो ने उसे अनाथालय का ख्याल रखने को कहा था, वो असल में ब्लू मून संगठन बनाने का एक कोड किया हुआ आदेश था। इस तरह उसने शुरू से ही हमारे हीरो के हर शब्द का बारीकी से पालन किया है। डियास नोट करता है कि ऐसी विधियां पक्का जानकारी लीक होने से बचाने के लिए होंगी। यूटिया सहमत होते हुए कहती है कि उन्हें इसी तरह निर्देशों को डिकोड करना चाहिए। हालांकि डियास कहता है कि एलन से व्यक्तिगत रूप से मिलना या जादुई संचारक मैजिक कम्युनिकेटर का उपयोग करना बहुत आसान होता। रोडन भी शारीरिक मेल के माध्यम से लीक होने के जोखिम की बात करता है, लेकिन यूटिया उन्हें सख्ती से याद दिलाती है कि उनका काम सिर्फ आदेशों का पालन करना है। तभी सेओलांग सुझाव देती है कि वे आखिरकार नए निर्देशों को पढ़ें। चिट्ठियों में उन्हें उनके नए पदों पर नियुक्त किया गया है।
डियास को शूरवीरों की धरती कैलिबन जाने का आदेश दिया गया है। सेओलोंग को एक कॉलोनी की ओर जाने का निर्देश मिला है। रोडन को खुशियों के शहर रेक्सेस में भेजा गया है और राय को भूल भुलैया के शहर लानिया भेजा गया है। इसके विपरीत यूटिया को पवित्र राज्य राओरिया जाने का निर्देश दिया गया है। डियास को ये पूरी तरह समझ नहीं आता कि हमारे हीरो ने उसे नाइट बनने के लिए क्यों कहा, लेकिन वो नोट करता है कि एलन ने उनकी स्पॉन्सरशिप जारी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत उपहारों का स्थान हर चिट्ठी में लिखा हुआ है। नतीजतन वे सभी तुरंत निकलने का फैसला करते हैं और यूटिया उन्हें याद दिलाती है कि वे कभी भी ब्लू मून का नाम उजागर न करें। 2 महीने बीत जाते हैं और एलन मैजिक और तकनीकों पर रिसर्च जारी रखता है। वो इवान से लियो को मारने वाले कातिलों के बारे में पूछता है, लेकिन इवान को इन्फॉर्मेशन गिल्ड से कोई सुराग नहीं मिला है। हमारा लड़का सोचता है कि जब से उसने 5 महापापों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया है, तब से गेम की सेटिंग्स कितनी बदल गई हैं। लॉरिया, जिसे मर जाना चाहिए था, इसके बजाय आल्टिया की डचेस बन गई है और तेजी से अपनी अंडरवर्ल्ड ताकत बढ़ा रही है। अचानक एलन इवान को कातिलों की जांच रोकने का आदेश देता है क्योंकि उसका मानना है कि उसे अब और शामिल नहीं होना चाहिए। गेम की सेटिंग में इन्फॉर्मेशन गिल्ड के नेटवर्क से बचना लगभग असंभव है। वो यह सोचकर कांपने लगता है कि उसे ऐसी अनपेक्षित स्थितियों में नहीं पड़ना चाहिए जो उसकी मौत का कारण बन सकें। वो गुप्त संगठनों के पास न जाने का फैसला करता है क्योंकि वे तभी प्रतिक्रिया करते हैं जब उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, और इवान को इस मामले को पूरी तरह छोड़ने का निर्देश देता है। तभी इवान रिपोर्ट देता है कि डियास को कैलिबन में नाइट का खिताब मिल गया है। 3 महीने बाद इवान बताता है कि डियास ने पहले ही अपना खुद का नाइट ऑर्डर बना लिया है। एलेन ये जानकर दंग रह जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि डियास बहुत कम समय में एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच गया है। इवान ये भी बताता है कि 5वें मास्टर नाइट के अगले 10 सालों में मिलने वाला एक खिताब है जिसे स्वॉर्ड ऑफ कैलिबन कहा जाता है। हमारा हीरो उस पर बहुत गर्व महसूस करता है। 6 महीने बाद, यानी उन 5 के आज़ाद होने के एक पूरे साल बाद, एलेन अपने उत्तराधिकार समारोह के बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर काउंट बन जाता है। इवान उसे ये जानकारी देने के लिए अंदर आता है कि डियास आधिकारिक तौर पर कैलिबन की 5 तलवारों में से एक बन गया है, जो कि एक मास्टर नाइट का पद है। एलेन हैरान होकर रुक जाता है और धीरे से कहता है कि क्या सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर्स ही उस खिताब को हासिल नहीं कर सकते। गेम में स्वॉर्ड मास्टर एक ऐसा योद्धा होता है जो ऑरा ब्लेड की सीमा पार कर चुका हो और डेरिवेशन नाम की शक्ति को जागृत कर चुका हो। इवान के मुताबिक डियास ने अभी तक डेरिवेशन को जागृत नहीं किया है, लेकिन फिर भी देश ने उसे ये खिताब दे दिया क्योंकि नॉर्दर्न बारबेरियंस के साथ युद्ध में कैलिबन का एक मास्टर नाइट मारा गया था और डियास ने चौथी तलवार फोर्थ सॉर्ड को हरा दिया था। आमतौर पर माना चलाने में ही 15 साल लग जाते हैं और डेरिवेशन में महारत हासिल करने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन डियास ने तलवारबाजी की कोई जानकारी न होने के बावजूद ये लेवल सिर्फ 1 साल में हासिल कर लिया। हमारे लड़के का मानना है कि डियास जल्द ही रेनहार्ट को पीछे छोड़ देगा, जो गेम का सबसे कम उम्र का मास्टर नाइट था। बस उसे डेरिवेशन की कमी को पूरा करना होगा। हमारा हीरो इससे मिलने वाले फायदों के बारे में सपने देखने लगता है, लेकिन फिर ठंडी आह भरते हुए सोचता है कि शायद उसे कुछ भी न मिले। इवान इस बात को टाल देता है और कहता है कि हमारे हीरो ने सिर्फ यूटिया को ही चिट्ठियां भेजी हैं। इसके बावजूद यूटिया को जो चिट्ठियां मिलती हैं उनमें हमेशा दूसरे पापों के बारे में अपडेट होता है क्योंकि वे सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं। एलन उम्मीद करता है कि तोहफों के लिए कम से कम यूटिया उसे शुक्रिया तो कहेगी, और थोड़ा निराश होकर वो खुद के गाल पर थप्पड़ मारता है ताकि फोकस कर सके। वो खुद को याद दिलाता है कि भले ही वे 5 महापापों के रूप में जागे हों, लेकिन उन्होंने किंगडम को तबाह नहीं किया है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। सीन अब कैलिबन की राजधानी कुर्डम की ओर शिफ्ट होता है, खासतौर पर उस ऊंचे रईस रिहायशी इलाके की तरफ जहां लूनर एक्लिप्स नाइट ऑर्डर रहता है। उस विशाल हवेली के अंदर डियास मेलिन, जो अब एक्लिप्स नाइट्स का कैप्टन और सबसे युवा मास्टर नाइट है, खिड़की से अपनी बहन को देखता है। वे एक दूसरे को हाथ हिलाकर इशारा करते हैं। 1 साल बाद भी डियास को अपने बदलाव की यादें शर्मिंदा करती हैं। उसने ब्लैक वंस के हाथों अपना सब कुछ खो दिया था, जिससे उसके पास बेकाबू नफरत के सिवा कुछ नहीं बचा था। ग्रेट मून एलन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन शुरुआत में उसकी वफादारी जीतने के लिए इतना काफी नहीं था। हालांकि इस वादे ने कि वो आखिरकार खुद अपना बदला ले सकेगा, उसे ब्लू मून का वफादार बनाए रखा। संगठन के लिए काम करना खतरनाक था, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं थी। उसने सालों तक मिशन पूरे किए ताकि अपने दुश्मनों तक पहुंचने का रास्ता बना सके। आखिरकार उसे अपना पहला निजी निर्देश मिला। हमारे हीरो ने रियोट 10 में एक छोटी सी दक्षिणी सराय इनमें एक तोहफे की लोकेशन बताई थी। हालांकि डियास को तोहफों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो चला गया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे उस सराय में अपनी बरसों पहले खोई हुई छोटी बहन मिली। उसने सोचा था कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन एलन के जरिए उसे एक ऐसी बहन मिल गई जो खुद जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी। डियास को अपनी वो बहन मिल जाती है जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था। उसका नाम शिली है
और बाद में जब वे एक साथ बैठकर चाय पीते हैं तो वो पूछता है कि अलग होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। शिली बताती है कि अलग होने के बाद वे लोग उसे उठा ले गए थे। उसने बहुत लंबे समय तक अंधेरे में इंतजार किया और जैसे ही उसे मारने की उसकी बारी आई, किस्मत से उसे बचा लिया गया। कुछ सालों बाद जब उसे फिर से गुलामों के बाजार में बेचे जाने की नौबत आई तो किसी ने फिर से सारे खतरे हटाकर उसे बचा लिया। वो बचाने वाला इवान था। चूंकि उस घटना के बाद से शिली को लगातार दवाइयां और मदद मिलती रहीं। उसे हमारे हीरो की तरफ से एक चिट्ठी भी मिली थी जिसमें उसने भरोसा दिलाया था कि उसे अपने भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही पलासियों के नाम के नीचे सुरक्षित थे। एलन का नाम देखकर डियास दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी अपनी असली पहचान जाहिर करेगा। वो हैरान था कि उसकी बहन ग्रेट मून के बारे में कैसे जानती है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे लड़के को डियास की फैमिली के बारे में कभी नहीं बताया गया था। यहां तक कि यूटिया को भी सिर्फ इतना पता था कि डियास पर ब्लैक वंस ने हमला किया था। अचानक डियास को यूटिया की वो बात याद आती है कि ग्रेट मून सब कुछ जानते हैं। उसके सारे सवाल पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ जुड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हालांकि शुरुआत में उसे यूटिया का इतना ज्यादा उत्साह समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो खुद को मूर्ख महसूस कर रहा है। उसे एहसास होता है कि हमारा हीरो शुरू से ही सच जानता था और उस बच्चे को संकेत दे रहा था जो वरना अकेला रह जाता। उसे ख्यालों में खोया देख शिली अपने भाई को आवाज देती है। वो उसका सिर थपथपाता है और सोचता है कि जहां पहले उसकी तलवार सिर्फ नफरत के लिए चलती थी, वहीं ग्रेट मून ने उसकी कमियों को नजरअंदाज कर उस पर दया दिखाई। डियास के लिए जो सिर्फ ब्लैक वन से बदला लेने के लिए जी रहा था, अपनी बहन का जिंदा होना उसे गहरी कृतज्ञता से भर देता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि यूटिया एलन के पीछे क्यों चलती है, एक अंधे भक्त के रूप में नहीं, बल्कि अनंत दूरदर्शिता वाले व्यक्ति के एक वफादार सेवक के रूप में। हमारे हीरो का कर्ज चुकाने के लिए डियास एक मास्टर नाइट के रूप में कैलिबन के शिखर तक पहुंचने और बेहतरीन तलवारबाजों की एक एलिट गार्ड बनाने की कसम खाता है। वर्तमान में वापस आते हुए डियास ने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है और एक ब्रीफिंग की तैयारी कर रहा है। अपनी एलिट यूनिट के सामने खड़े होकर वो घोषणा करता है कि आने वाला अभियान एक्लिप्स ग्रहण की नींव होगा। वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो ग्रेट मून को एक ऐसा बदला दे सके जो उन्हें संतुष्ट करे। वो बर्बरों से लड़ने के लिए निकलने से पहले अपने शूरवीरों को चांद के नीचे अपनी काबिलियत साबित करने का सख्त निर्देश देता है। वापस पलासियो हवेली में एलन शांति से आराम कर रहा है, ये जानकर संतुष्ट है कि पांचों बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अचानक हवा के एक झोंके से उसके रिसर्च नोट्स पूरे कमरे में बिखर जाते हैं। भूल भुलैया से लौटने के बाद से हमारे हीरो ने मंत्रों, फ्रेजेस पर रिसर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अपने नतीजों को व्यवस्थित करने के बाद वो नोट करता है कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन पूरे हो चुके मंत्रों की अपूर्णता को बढ़ाकर उनके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता है। रिपल्शन प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल के रूप को बदल देता है, जबकि ब्लू लाइट बिजली जैसे समानांतर जादू को बढ़ाती है। दूसरी ओर लीनियर डिफ्रैक्शन हमले को भेदने की शक्ति देता है। हमारे हीरो ने इन मंत्रों के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं। कोई भी अनुपयुक्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, मंत्रों को दोहराया नहीं जा सकता और वो केवल 4 आर्क तक ही सीमित है। अपनी मानक क्षमता की वजह से वो इस जादू का इस्तेमाल दिन में केवल एक बार ही कर सकता है। चूंकि बबालोया के मंत्र और तरीके मूल गेम में एक भूली हुई अवधारणा थे, इसलिए उसे खुद ही इसके तंत्र पर रिसर्च करनी पड़ी। 2 महीने के प्रयोगों का टेस्ट करने के लिए एलन अपना थंडरलाइट मैजिक छोड़ता है। इकट्ठा किए गए जादुई गोले के केंद्र बिंदु को हटाकर वो असंतुलन के जरिए एक इलेक्ट्रिकल शॉक पैदा करता है। उसका कमजोर दिखने वाला जादू भी तब शक्तिशाली हो जाता है जब वो फिक्सेशन, कंप्रेशन, कोलैप्स, फ्लीटिंग, फुल ब्लूम का जाप करता है। जादुई शक्ति का एक विशाल भंडार निकलता है। तबाही को देखते हुए हमारा लड़का इस नतीजे पर पहुंचता है कि मंत्रों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे याद है कि जब उसने पहले कोलैप्स इस्तेमाल करने की कोशिश की थी तो वो फेल हो गया था। अचानक पीछे से कोई हैरानी में चिल्लाता है। ये कालिया है, जो अपने बटलर के साथ पूरी तरह शॉक में खड़ी है। वे उसकी शक्ति को ओरिजिन, उत्पत्ति कहते हैं, जो एक अनोखा जादू है। 7वें सर्कल के जादूगरों के लिए आरक्षित माना जाता है। एलन तुलना से दंग रह जाता है, क्योंकि 7वें सर्कल के जादूगर जादुई पदानुक्रम के सबसे ऊपर होते हैं। कालिया और उसका बटलर 2 अलग उद्देश्यों के साथ पल्टियो परिवार के रिसेप्शन रूम में पहुंचे थे। पहले बटलर के पास एक कार्ड है जो जेनोनिया को भयानक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त कालिया एलन के असली इरादों की पुष्टि करना चाहती थी और उस जादू को महसूस करना चाहती थी जिसने पड़ियों को निगल लिया था। साथ ही उसकी रक्षा करने वाले संगठन की ताकत को मापना चाहती थी। हालांकि उसे आश्चर्य होता है जब वो अपने बटलर को डर से कांपते हुए पाती है। बियॉन्ड शेल होने के बावजूद एक 5वें रैंक का जादूगर, जिसे मानव प्रयोगों के लिए मैस टॉवर से निकाल दिया गया था और जो आसानी से एक पूरी बटालियन को खत्म करने में सक्षम है, वो आदमी कांप रहा है। वो उन वर्षों के दौरान भी कालिया के प्रति अहंकारी रहा जब उसने उसका समर्थन किया, लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से हिल गया है। तभी
हमारा नायक कमरे में प्रवेश करता है और उनके काम के बारे में ठंडे स्वर में पूछताछ करता है। कालिया अचानक आने के लिए माफी मांगती है, ये समझाते हुए कि वो उन्हें खोजने की कोशिश करते हुए इधर उधर भटक गई थी। एलन तब स्पष्ट करता है कि उसने ओरिजिन का उपयोग नहीं किया। अपने स्वयं के अनुमान से वो केवल दूसरी रैंक के आसपास होगा। वो आगे कहता है कि जादू का कोई वास्तविक कार्य नहीं है, आंतरिक रूप से ये दर्शाते हुए कि उसका जादू न तो रक्षा के लिए है और न ही हमले के लिए। हालांकि कालिया और बियानकील दोनों उसकी बातों को एक संकेत के रूप में लेते हैं कि वो बस ये नहीं चाहता कि वे उसकी शक्ति को दूसरों के सामने उजागर करें। डर के मारे हकलाते हुए बियानकील स्वीकार करता है कि वो गलत रहा होगा। एलन राहत की भावना महसूस करता है और सीधे उनके आने के कारण के बारे में फिर से पूछता है। कालिया बताती है कि वे एक अन्य बिजनेस ट्रिप पर थे और पास में ही थे, इसलिए उन्होंने सम्मान देने का फैसला किया, ये संकेत देते हुए कि कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। हमारा हीरो तब उल्लेख करता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है और वो अधिक समय नहीं दे सकता। कालिया एलन को उन्हें संक्षिप्त क्षण देने के लिए धन्यवाद देते हुए उठ जाती है। उनके जाने से पहले वो सुझाव देता है कि यदि वो बात करने के लिए किसी को चाहती है तो ड्यूक आल्टिया से मिलने जाए, क्योंकि उसका मानना है कि उन दोनों की काफी अच्छी जमेगी। इसे हृदय से लेते हुए वो ड्यूक से मिलने की योजना बनाती है। जैसे ही हमारा लड़का और इवान उन्हें विदा करते हैं, इवान नोट करता है कि जेनोनिया, एक बर्बाद पश्चिमी परिवार, उनसे मिलने आया है। एलन को पता नहीं क्यों, लेकिन वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है। उसे चिंता है कि यदि उसके ओरिजिन का उपयोग करने की अफवाहें उजागर हो गईं तो सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले अनिवार्य रूप से उसके पीछे आएंगे। जैसे ही हमारा नायक वापस अंदर जाने के लिए मुड़ता है, उसका मानना है कि जेनोनिया वास्तव में कभी आल्टिया के पास नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों अंडरवर्ल्ड में प्रतिद्वंद्वी हैं। एलन की बस यही इच्छा है कि वे कभी वापस न लौटें। बग्घी के अंदर कालिया बियानकील से पूछती है कि क्या वो शक्ति एक ओरिजिन थी। बटलर अपना सिर हिलाता है और अभी भी कांपते हुए समझाता है कि एक ओरिजिन वो जादू है जो पूर्ण अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के कैनवास पर अपने स्वयं के नियम बनाता है। हालांकि उसने अपनी अवलोकन आंख के माध्यम से जो देखा वो ये था कि काउंट का जादुई कैनवास फट रहा था। इसका मतलब है कि एलन स्वयं पूर्ण सिद्धांतों का परीक्षण कर रहा था। बियानकील ने उसे बिजली को जगह पर ठीक करते हुए, नियमों को लपेटते और ढहाते हुए देखा, फिर भी मंत्र को प्रकट करते देखा। ये एक ऐसा चमत्कार है जो तर्क को चुनौती देता है, और बटलर को संदेह है कि ये वास्तव में एक विस्मृत महान देवता का कार्य था। उसका सिर दर्द करता है, क्योंकि वो खुद को आगे सोचने से रोकने के लिए याद दिलाता है, क्योंकि ऐसे विचार खतरनाक हैं। प्राचीन ज्ञान का पीछा करने और विस्मृत के जादू पर शोध करने के लिए प्रशंसा अर्जित करने के बाद युग के अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उन्हें कभी भी काउंट पलासियो का विरोध नहीं करना चाहिए या उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। कालिया एक ठंडी सांस लेती है, ये महसूस करते हुए कि उसके इरादों को जानने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। उसे ड्यूक आल्टिया से मिलने के उनके सुझाव को याद करते हुए उसका मानना है कि वो पहले से ही एलन के मोहरों में से एक बन गई है। उन 5 बच्चों को खुद के दम पर भेजे जाने के बाद 2 साल बीत गए और हमारा हीरो उनके बारे में किसी भी नई जानकारी के लिए पूछता है। हालांकि उसे बच्चों के बारे में कोई सीधी खबर नहीं मिलती है, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से पता चलता है कि जेनोनिया काउंटी और आल्टिया डकल हाउस ने एक गठबंधन बना लिया है। ये खबर हमारे लड़के पर एक भारी वजन की तरह गिरती है, क्योंकि उसने कभी भी अंडरवर्ल्ड के 2 स्तंभों के एकजुट होने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उनका गठबंधन अंडरवर्ल्ड समझौते के तहत सतह पर उचित प्रतीत होता है। एलन घबरा जाता है, ये विश्वास करते हुए कि उन छोटे पापियों को पालने के बाद भी ये छाया गठबंधन निश्चित रूप से एस्टेरिया किंगडम के पतन का कारण बनेगा। उसे विश्वास नहीं होता कि कालिया ने उस दिन उसकी बात को इतनी गंभीरता से लिया, लेकिन वह इसे अस्थायी सोचकर टालने की कोशिश करता है। फिर भी वो सावधानी के तौर पर तैयारी करने का फैसला करता है और तुरंत कालिया को लिखना शुरू कर देता है। फिर वो इवान को संदेश पहुंचाने का आदेश देता है। बाद में हमारा नायक यूटिया की एक चिट्ठी पढ़ता है और उसे रोडन और सेओलोंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। वो सोचता है कि क्या सेओलोंग मर गई है, यह सोचते हुए कि यदि उन्होंने उसके निर्देशों का पालन किया होता और उपहार पा लिया होता तो वे बाबा यागा के योग्य योद्धा का प्रतीक बन सकते थे। गेम में गोल्डन मेन जनजाति का पवित्र जानवर नाम की एक वस्तु थी। गेम की सेटिंग के अनुसार यदि अहंकार का पाप एक पतित पापी नहीं बनी होती तो वो एक महान लैंगलैंड योद्धा होती। एलन ने उसे उस छिपे हुए खजाने के बारे में भी बताया था जिसे वो धन के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन कड़वा सच ये है कि उसकी भूमि एक ऐसा राष्ट्र है जहां कोई केवल शक्ति के माध्यम से दुनिया पर कब्जा कर सकता है। दृश्य कॉलोनी के रेगिस्तानी राष्ट्र की ओर स्थानांतरित होता है। एक अजीब जगह पर सेओलोंग अब एलन का उपहार पहने हुए अंगड़ाई लेती है, क्योंकि उसकी अग्नि परीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई है। वो कीमती उपहार के लिए उसे धन्यवाद देती है। शुरू में गोल्डन मेन जनजाति के सार को केवल एक साधारण आकर्षण चाम समझने के बाद उसे अब एहसास होता है कि बचपन में उसने जो कहानियां सुनी थीं वे केवल परियों की कहानियां नहीं थीं। उसकी जनजाति में गोल्डन मेन जनजाति के वंशज शामिल हैं जो सभी बीस्टकिन के राजा हैं।
यह उपकरण सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक पौराणिक विरासत है जो शक्ति और दैवीय अधिकार प्रदान करती है। इसे अपने हाथों में लेने के बाद सेओलोंग ने अपनी आंतरिक दुनिया के भीतर हर परीक्षा का सामना किया। जिस दिन वो एक परीक्षण विषय के रूप में मर रही थी, ग्रेट मून ने उसकी जान बचाई और उसे उस काले ड्रैगन से बदला लेने की शक्ति दी जिसने उसके माता पिता को खत्म कर दिया था। इसलिए उसने एलन को ईमानदारी से कर्ज चुकाने का फैसला किया है। वो जानती है कि उपहार के पीछे का असली अर्थ उसके लिए केवल एक साधारण ग्लेडिएटर बने रहना नहीं था। इसके बजाय वो अब तक की सबसे मजबूत ग्लेडिएटर बनने और अपनी महिमा बहाल करने के लिए गोल्डन मेन जनजाति को इकट्ठा करने की योजना बनाती है। चांद को देखते हुए वो अपने रक्षक को अपने सभी प्रयास समर्पित करने का फैसला करती है, जिसका लक्ष्य ब्लू मून के तहत अपने कबीले की महिमा वापस लाना है। 500 वर्षों के बाद ये कबीला सभी बीस्टकिन में सबसे महान और अपनी किस्म के बीच निर्विवाद राजा बना हुआ है।